हाय नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया। स्वागत करता हूँ सारे सीएफओज़ का। पिछले 2 दिन से हम सीएफओ को जगाए जा रहे हैं। सीएफओ जाग भी रहे हैं और जागते-जागते अब डिसीजंस भी लेना शुरू कर रहे हैं कि थ्योरी के ऊपर क्या करना है, कैसे करना है। समझ आ रहा है कि सीएफओ कैसे सोच सकता है और सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जहाँ आप सोच पा रहे हैं, वहाँ आप लिख भी पाएँगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और बात करेंगे यहाँ पे आज 2 चैप्टर कम से कम कवर करने का टारगेट रहेगा मेरी तरफ से। एक है कैपिटल स्ट्रक्चर का और एक रहेगा डिविडेंड का। तो शुरुआत करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर पे शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप इस फ़ॉर्मूला को दिमाग में लिख डालिए। जिस भी बच्चे का इस फ़ॉर्मूला पर कमांड होगा वो कई सारे चैप्टर्स, कई सारे प्रैक्टिकल्स आराम से कर डालेगा। इसको है ना ये आपके लिए गीता, कुरान, बाइबल सब है। ये हाँ जी, राइट फ्रॉम सेल्स टू लेकर पैट और पैट के बाद भी फिर उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी। एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा कभी-कभी आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर बोल देते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर व्हाई आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर और बच्चे गलती भी करते हैं बता देता हूँ। ऑथराइज़्ड कैपिटल मान लो 100 का है, कंपनी ने 50 का कैपिटल कर दिया, तो अब आप बोलेंगे अच्छा आउटस्टैंडिंग मतलब तो ये 50 जो बाकी के बच गए। या मान लीजिए 100 का ऑथराइज़्ड कैपिटल है, कंपनी ने ऑलरेडी 70 का शेयर इश्यू कर दिया, 70 रुपए उठा लिए मार्केट से, आपके दिमाग में चलेगा अच्छा 30 आउटस्टैंडिंग है। नहीं जी, प्लीज़ इसी चीज़ को कांसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर का मतलब होता है कंपनी के बिहाफ में कंपनी ने आपसे क्या लिया? पैसा। क्या दिया? शेयर्स। तो कंपनी के पर्सपेक्ट से सोचिए तो क्या कंपनी की तरफ से बाकी है? आउटस्टैंडिंग क्या है? अपने अपने शेयर्स को वापस से लेना, बदले में आपको देना। क्या? पैसा। तो आउटस्टैंडिंग क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग यहाँ पर है जितने शेयर इश्यू हुए हैं उसको आउटस्टैंडिंग इक्विटी बोलते हैं। ये गलती मत कर लीजिएगा, मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं। तो ये गलती अपने को नहीं करना है। नंबर ऑफ इक्विटी दे दिया दैट्स अ प्लेन वैनिला, आप आराम से मैनेज कर लोगे। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी जब बोल दिया तो आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्लियर है? राइट। तो वहाँ से फिर क्या आ जाता है? अर्निंग पर शेयर आ जाता है सर कि एक-एक शेयर के ऊपर में कितना रुपया मिला, राइट? हम लोग सर 1-1 रुपए, 1-1 शेयर सब 1-1 पे बात करते हैं। भाई फाइनेंस वाले कंज़र्वेटिव है, 2 दिन से कंज़र्वेटिज़्म ही जगा रहे हैं हम लोग आपस में, तो हम लोग को वैसे ही काम करना है। लेकिन देखिए प्लीज़ मत भूलिएगा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए, कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किए तो वहाँ से ईबीआई, टीडीआई आया जिसको ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। वहाँ से हम लोग डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइज़ेशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे माइनस होता है, एमोर्टाइज़ेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे माइनस होता है। एबिट आएगा, एबिट को हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वहाँ से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से फिर हम जब टैक्स माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ये चीज़ का जानकारी होने से कई जगह पर आपको रेशियो में हेल्प मिलेगा, हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में हेल्प मिलेगा, बहुत जगह इस चीज़ का यूज़ आएगा। तो ये आपके लिए क्या है गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। ठीक है? इस पे एक अलग से ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। इसके बाद डब्ल्यूएसीसी देखिए लास्ट टाइम है, अब यहाँ पर आकर आपको कोई नया प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप से, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को अभी भी डर लग रहा होगा, फ़ॉर्मूला रट्टा नहीं मार पा रहे होंगे, डर लग रहा होगा फ़ॉर्मूला कैसे कैरी करें, किसी भी मोड में कैसे कैरी करें, तो एक काम आप कर सकते हैं, 1 घंटा लगेगा। जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ आते हैं ना, उसको आप अपने ना वर्ड्स में लिख लीजिए लाइक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी कितना डिवाइडेड बाय बोथ कितना, बोथ मतलब इक्विटी प्लस डेट कितना इनटू साफ-साफ लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना, फिर साफ-साफ लिख दीजिए डिविडेंड कितना आउट ऑफ टोटल कैपिटल प्लस मतलब इक्विटी प्लस डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट किससे इनटू करते हैं? 1 माइनस टैक्स रेट से। इक्विटी डेट में सबसे बड़ा फ़र्क समझ लीजिए, डेट का फ़ायदा है इंटरेस्ट का। इक्विटी का फ़ायदा है कि कोई ज़िम्मेवारी वैसी नहीं है कि आपको देना पड़ेगा, डिविडेंड देना ही पड़ेगा। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है, जबकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के वाइज़ अगर हम सबसे लॉजिकली समझे,
तो इक्विटी सस्ता होता है या महँगा होता है? इक्विटी महँगा होता है। क्यों? क्योंकि सर हमने कहीं पे पढ़ा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फ़ॉर्मूला ही होता है आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा, राइट? ये भी होता है सर। आरएफ मतलब रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट प्रीमियम। आरएम माइनस आरएफ को मार्केट प्रीमियम भी बोल सकते हैं, रिस्क प्रीमियम भी बोल सकते हैं, इंटू बीटा। बीटा सर बीटा नहीं पता। कौन-कौन बच्चे हैं जिनको बीटा नहीं पता? आज के बाद नहीं भूलने वाले बीटा। पापा, मम्मी किसी इवेंट पे जा रहे हैं, राइट? मामा जी के फंक्शन में इवेंट पे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा मामा जी के फंक्शन मैटन ये अपने ननिहाल वाले फंक्शन में। पापा ने बोला 501 का लिफाफा देना है। मम्मी ने बोला नहीं जी 5001 का लिफाफा देना है। अंकल साइड में जा रहे हैं, पापा ने बोला 5001 का लिफाफा देना है। मम्मी ने बोला नहीं जी 501 का ही लिफाफा देना है। किसी थर्ड पार्टी के इवेंट में जा रहे हैं, पापा ने बोला 501 देना है, मम्मी ने भी बोला 501 देना है। अब इन तीनों केस में बीटा क्या है? 501 बोला 5001 का हो गया वहाँ पे, बीटा इज़ ग्रेटर देन 1। बीटा इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब इंडेक्स से मूव करने से स्टॉक के प्राइस में बड़ा मूवमेंट आ जाता है, ऐसा हालत होता है। लेस देन 1 5001 बोला, वहाँ पे बोला नहीं ये उल्टे साइड में आएगा, लेकिन वहाँ पे भी इफ़ेक्ट आएगा। मतलब ये बहुत बढ़ जाएगा, एक मतलब इंडेक्स का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, तो इसका प्राइस उल्टा काम करेगा। सर ऐसा होता है क्या? कोई स्टॉक में होता है? तो हम लोग जब स्टॉक देखते हैं ना, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो इसलिए बताऊँ, जब हम लोग स्टॉक देखते हैं ना, तो देखते हैं उसका बीटा कितना है। राइट? और बीटा 1 इसको बोलते हैं बीटा 1 मतलब इंडेक्स बढ़ा, इंडेक्स मतलब पता है ना निफ्टी, सेंसेक्स, तो निफ्टी बढ़ा, उसी प्रोपोर्शन में स्टॉक भी बढ़ा, दैट इज़ बीटा इज़ इक्वल टू 1। सेंसेक्स जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा, स्टॉक भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा। सेंसेक्स जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा, ये उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ा। सेंसेक्स बढ़ा, ये उल्टा गिरा, सेंसेक्स बढ़ा, ये उल्टा गिरा, तो ये बीटा -1। और ऐसा हमारे फैमिली में आम तरह मतलब क्या बोलते हैं उसको, आम तौर पे देखा जाता है कि ननिहाल के लिए कुछ बोला जाए, पापा बोले 501, मम्मी बोलेगी 5001। चाचा के लिए बोला जाए तो 5001, पापा बोलेंगे तो मम्मी बोलेंगे नहीं 501। और कहीं-कहीं थर्ड पार्टी में ये हो जाता है 501, हाँ, मम्मी भी बोली 501, तो ये बीटा है, राइट? शायद आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे बीटा को, राइट? तो शुरुआत करते हैं हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर का, ये इम्पोर्टेंट बेस था। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसीडर इन प्लानिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी? राइट? अब यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑब्वियस है, आपको शेयर होल्डर के लिए पैसा बना के देना है, तो अर्निंग पर शेयर क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज़। कॉस्ट के साथ बीमारी है, कॉस्ट का जहाँ पे भी बात होगा हर कोई क्या चाहेगा? कॉस्ट क्या होना चाहिए? मिनिमाइज़। तो डब्ल्यूएसीसी क्या होना चाहिए? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज़। अर्निंग पर शेयर क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज़। फर्म वैल्यू इज़ ऑप्टिमाइज़। फर्म का जो वैल्यू है वो ऑप्टिमाइज़ वे में हो, वहाँ पे एग्रेसिव भी नहीं चलेगा और लेस एग्रेसिव भी नहीं चलेगा, वो ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए फर्म का वैल्यू। और वो आपको पता है एम&एम अप्रोच आपको बताते आया है कि फर्म का वैल्यू उसके शेयर प्राइस पे रिफ्लेक्ट होता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करेंगे। डेट सर्विसिंग कैपेसिटी मेंटेन प्रॉपर डेट लेवल दैट कैन बी कंफर्टेबली सर्विस। सर्विस का मतलब होता है इतना भी डेट ना उठा ले कि पेमेंट करने में, इंटरेस्ट पेमेंट करने में, याद है ना रेशियो का चैप्टर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देखा जाता है कंपनी का इंटरेस्ट तो पेमेंट करने का औकात बचा है कि नहीं बचा है, डेट तो चलो नहीं पेमेंट करेगा, मैनेज किया जाएगा, राइट? अभी इन दिनों बड़ा फेमस पॉडकास्ट चल रहा है विजय माल्या का, ये बहुत सारा डेट लेने के बाद ही, कई सालों के बाद ये पॉडकास्ट आया है, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे थे, आप डेट नहीं दे पाए, उसके बाद आप पे इल्ज़ाम ये रहा कि आप भाग गए, भाग गए, भाग गए, राइट? तो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी पहला पॉइंट है, अचीव लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू एनहांस प्रॉफिट। डेट सर्विसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कंपनी के पास। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ एडेप्टेशन टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस एंड फंडिंग नीड्स। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ एडेप्टेशन टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तब डेट पे पैसा उठाना दिक्कत है क्या? उठा सकते हैं। डेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया सर, आरबीआई आके अनाउंसमेंट ही इसी बात का करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, तो हम लोग शेयर मार्केट वाले भी ना उसको बहुत पॉजिटिवली ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो कम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको पैसा मिल जाएगा, उस पैसा को फिर वो इन्वेस्ट करेगा। वो खुद तो करेगा, वो खुद इन्वेस्ट मतलब अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा। शेयर होल्डर के पास क्या है? मतलब हमारे आम पब्लिक के पास क्या होगा? हम एफडी में जाएँगे, वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो हम बोलेंगे एक काम करते हैं ना, इक्विटी इज़ बेटर ऑप्शन।
हम लोग इक्विटी में पैसा डाल देते हैं। कंपनी को 2-2 तरीके से पैसा मिल रहा है कहीं न कहीं समझिए। एक तो हम ये इस उम्मीद में हैं कि वो शेयर बढ़ेगा तो हम लोग उसके सेकेंडरी मार्केट में एंटर कर रहे हैं। कंपनी खुद अपना पैदावार बढ़ा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको पैसा मिल गया है, बिज़नेस एक्सपेंशन कर रहा है। तो ये बड़ा फ़र्क होता है। तो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर लग रहा है कि नहीं डेट कम रेट पे मिल रहा है तो यू कैन गो विद द डेट। तो आपका जो वेटेज है वो डेट की तरफ बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट प्रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर्स कंट्रोल ओवर कंपनीज़ डिसीजन। मैनेजमेंट कंट्रोल शेयर होल्डर्स कंट्रोल ओवर इक्विटी। हर कंपनी ये चाहता है जो अच्छा कर रहा है ना, कहीं न कहीं वो अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता है। और उसके ऊपर ये फैक्टर होता ही है कि कंपनी का खुद का इक्विटी शेयर के ऊपर में कितना कंट्रोल है, राइट? तो वहाँ पर ये कहीं न कहीं डिसीजन बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये पाई चार्ट है, कल भी हमने बताया था पाई चार्ट है 70% अगर प्रमोटर के पास ही है और एक पाई चार्ट है जहाँ पर सिर्फ 30% प्रमोटर्स के पास है। तो जब आपका 70% इक्विटी शेयर होल्डर के पास होगा ना, तो आपका जवाबदेही ज़्यादा हो जाता है। आपको इक्विटी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, आपका वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। मार्केट इज़ ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस। आप एक्सपेक्ट ही करते हैं 10% हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो जाएगा, 8% हो जाएगा, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर फ़र्क कर पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट बैलेंस रिस्क एक्सपोजर विद द फर्म्स रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। रिस्क मैनेजमेंट विद द फर्म्स रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। कितना फर्म खुद भी लिवरेज चेक करते हैं, कितना फर्म रिस्क ले सकता है, उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये काम कर जाता है रिस्क मैनेजमेंट। सॉल्वेंसी मेंटेन इंश्योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विदाउट एक्सेसिव लेवरेज। इतना उधारी ले लिया, जो मैंने पहले भी बोला किंगफिशर एयरलाइंस कभी मत भूलिएगा। इतना उधारी ले लिया कि फिर आप पे करने के लायक नहीं बचे। तो वैसे कंडीशन में आप सॉल्वेंट हो जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं। ऐसी कई कंपनियां हैं इंडिया में जो सॉल्वेंट हुई हैं। कंजर्वेटिव रेशियोज मेंटेन्स हेल्दी करंट एंड डेट इक्विटी रेशियो। कल भी बात किया था हमने डेट इक्विटी रेशियो पे। जो बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा। इंडस्ट्री वाइज भी डिपेंड करता है ये चीज़, मैंने बताया था। जैसे वो बिजनेस लाइन जहाँ पर ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, ह्यूज मतलब बहुत ह्यूज। खासकर अगर हम रियल इस्टेट की बात करें तो वहाँ पर क्या हो जाता है, डेट का रेशियो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एफएमसीजी। एफएमसीजी क्या है, कैश पे चलता है, उनका वर्किंग कैपिटल छोटा रहता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो छोटा रहता है, कैश पे बिज़नेस चलता है ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या है, छोटा वर्किंग कैपिटल साइकिल है, तो डेट कम लगता होगा। लेकिन रियल एस्टेट की बात करें तो उस जगह पर आपका घर का बनने में सालों लगते हैं, बिकने में सालों लगते हैं, फिर पैसे उगाही में सालों लग जाते हैं। उस केस में आपका डेट ज़्यादा भी हो, तो उसको खराब नहीं माना जा सकता, आपको कंपैरिज़न देखना पड़ेगा। फैक्टर्स टू कंसीडर इन कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। कॉस्ट कंसिडरेशन सबसे पहले तो कंपेयर कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फाइनेंसिंग सोर्सेज। एम टू मिनिमाइज मिनिमाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है, हम लोग बार बार इस पर चर्चा नहीं करेंगे। रिस्क असेसमेंट इवैल्यूएट बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क मतलब हम बिजनेस से कितना कमा सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क मतलब फाइनेंस के हिसाब से वहाँ पर रिस्क कितना है। सिंपल सा, हम लोग ने पहले भी बात किया, फाइनेंस के दो ही बच्चे हैं, एक रिस्क है और एक रिटर्न है। जब भी आप फाइनेंस की बात करेंगे आपके दिमाग में रिस्क और रिटर्न घूमना चाहिए, और घूमता है अगर आप कंजर्वेटिव है तो। बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस किस तरीके के चल रहा है, बिजनेस का साइकिल क्या है, बिजनेस का स्टाइल क्या है, बिजनेस का मोड क्या है, ये सारे फैक्टर वहाँ पे इंपॉर्टेंट काम करेंगे। फिर काम करेगा फाइनेंशियल रिस्क, कि आप ज़्यादा उधारी ले लिया। अब रियल एस्टेट बिजनेस है, अभी जो एग्जांपल लिया रियल एस्टेट बिजनेस है, आपने ना डेट कम लिया है और इक्विटी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपका इक्विटी शेयर होल्डर क्या वेट करेगा अगले 5 साल तक, जब तक आपके पास बड़ा पैसा नहीं आ जाता और आप डिविडेंड देने लायक नहीं बन जाते? नहीं करेगा सर। तो वहाँ पर डेट इज़ बेटर ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। आई होप पॉइंट्स क्लियर हो जाएँगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है। थोड़ा-सा पॉइंट, थोड़ा-सा मेरी कहानियाँ दोनों मिला के आपको एक एग्ज़ाम हॉल तक कैरी करना है, क्योंकि लाइफ़ में कभी एक गोल नहीं होना चाहिए या एक ही स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। अब सिंस समय कम है, तो अब आपके पास यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कंपनी कैरेक्टरिस अच्छा, कंसीडर वॉलेटिलिटी ऑफ अर्निंग्स एंड कैश फ्लो। जो हम लोग देखते हैं, ये देखना पड़ेगा हर सीजन। जैसे मैंने कल ही बोला था, सीमेंट सेक्टर पे हम बात कर रहे थे। सीमेंट सेक्टर 12 महीना नहीं चलता है। सीमेंट सेक्टर बारिश के सीजन से लेकर मतलब करीब-करीब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, या जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने आप समझिए कि बारिश के सीजन के कारण से लोग काम नहीं करवाते, तो इनका सेल्स इम्पैक्ट होता है, हाईली इम्पैक्ट होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अर्निंग्स का वेलोसिटी, मतलब उस समय के उस 6 महीने में आपका कैश फ्लो भी कम रहेगा, और उस समय अगर आपको डेट रिपेमेंट का टाइम आया, तब तो दादी-नानी सब याद आ जाएगी कंपनी को। तो थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स
साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसा है, स्टेज ऑफ बिजनेस लाइफस्टाइल कैसा है। बिजनेस के शुरुआती दौर पे ये ग्रोथ वर्सेस मैच्योरिटी है ना, इसको भी मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए। एस कर्व अप्रोच बोलते हैं। जब कंपनी शुरुआती दिनों में होती है ना, तो इसको हम लोग यहाँ ये सैचुरेशन स्टेज होता है, ये सैचुरेशन स्टेज होता है, ये ग्रोथ स्टेज होता है, ये ग्रोथ स्टेज होता है, राइट। इसको ग्रोथ नहीं, सॉरी, इसको ग्रोथ मत मानिए आप, सॉरी इसको ग्रोथ मत मानिए, सॉरी इसको ग्रोथ मत मानिए, इसको आप मानिए मैच्योरिटी। यहाँ ग्रोथ है और ये आपका इनिशियल स्टेज है। तो आईजीएमएस, आईजीएमएस, इनिशियल स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज जहाँ पे आप एकदम टॉप पे पहुंचे हुए हैं, वहां पर आकर क्या कहते हैं, कंपनियां जनरली और नए प्रोडक्ट लाती है, नया बिजनेस मॉडल लाती है, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद जहाँ सैचुरेशन आना शुरू हुआ, टाटा बाय-बाय का टाइम आ जाएगा। तो टाटा बाय-बाय करने से लाख गुना बेहतर क्या होता है आपके लिए, कि कहीं न कहीं आप फिर नए प्रोडक्ट लाइन लाएँ। और ऐसा हम बहुत सारी कंपनियों में देखते हैं कि जब उनको लगता है कि अब कहीं न कहीं उनका प्रोडक्ट मैच्योर हो गया है, लक्स लाया गया, लक्स यूज़ हुआ, लक्स इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड बन गया, लक्स को लगा कि अब क्या किया जाए? तो लक्स में वो अपने है ना, क 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 क्या बोलते हैं उसको? शाहरुख खान, उनको लाया गया। ऐड के थ्रू ये दिखाया गया कि लक्स सिर्फ़ है ना लेडीज़ के नहाने का साबुन नहीं है, जेंट्स भी नहाता है। तो एक नया प्रोडक्ट लाइन डेवलप करने का कोशिश किया गया, एक नया विज़न देने का कोशिश किया गया कि लक्स सिर्फ़ अब वो नहीं है। तो ये जो एस कर्व अप्रोच है ना, ब्रांड के साथ भी होता है, कंपनीज़ के साथ भी होता है, स्टेज ऑफ बिज़नेस लाइफ़ साइकिल के साथ होता है, बिज़नेस लाइफ़ साइकिल। तो लक्स की साबुन बेचना उनका एक बिज़नेस साइकिल के मोड में था, तो वहाँ आकर उन्होंने वेरिएंट्स लेके आते हैं, अदरवाइज़ वो सैचुरेटी में शिफ्ट कर जाएँगे, तो ये उनके लिए खराब हो सकता है। नेचर ऑफ एसेट्स कैसा है बिज़नेस, वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है? कंपनी का गुडविल बढ़िया है, कंपनी का के पास फिक्स एसेट ज़्यादा है, एक कंपनी है उसके पास बहुत सारे फिक्स एसेट्स हैं, बहुत सारे मशीनरीज़ है या लैंड है, तो उनके पास है ना डेट के ऊपर में बहुत ईज़िली वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, डेट आराम से मिल जाएगा। बट एक कंपनी उस स्टेज में नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स नहीं है, टेंजिबल एसेट्स नहीं है, तो वहाँ पे उनको थोड़ा ये रिस्क रहेगा। और अभी इन दिनों में अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच से, तो बहुत सारी कंपनियों का है ना, आप देखे होंगे, आपने सुना होगा, पक्का बात है, एसएमई आईपीओ, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ आईपीओ, एंड वहाँ पर कई सारी कंपनियों के झूठ उजागर हुए कि एक छोटा-सा ऑफ़िस, एक रूम का ऑफ़िस लेकर उन्होंने पब्लिक से करोड़ों रुपए का आईपीओ उठाया, फिर सेबी ने उसको बैन किया, बोला सारे पैसे लौटाओ चलो। तो इस तरीके की घटनाओं को आप समझने के लिए समझिए कि कहीं न कहीं टेंजिबल एसेट्स होना, इंटेंजिबल एसेट्स होना, ये सारे फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट तौर पे काम करते हैं। मार्केट कंडीशन, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, जैसे मैंने पहले कहा, 10 एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 10 का 8 हो गया, तो आप डेट के ऊपर जाना पसंद कर सकते हो। स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट में कंपनी का शेयर का प्राइस गिरा हुआ है, मार्केट बहुत खराब है, कंपनी एफपीओ लेके आ सकता है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, सस्ते दाम पे हो जाएगा ना, कंपनी बायबैक कर सकता है, राइट? बायबैक करके क्या कर सकता है, अपना जो आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर है उसको कम करवा सकता है, तो ये भी एक फैक्टर काम करता है। इन्वेस्टर रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट अगर हाई होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंपनी खुद क्या सोचेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उठा लिया जाए। कंपनी का इन्वेस्टर रिस्क एपेटाइट कम है, तो फिर वो क्या करेंगे, वही थोड़ा-थोड़ा डिविडेंड देता जाओ भैया, खुश रहे हो। उसका रिस्क एपेटाइट कम है, रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, तो फिर कंपनी बोलती है थोड़ा-थोड़ा इनको डिविडेंड दो। वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन में बात करेंगे, पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन पे बात करो, और अगर रिस्क एपेटाइट हाई है, तो फिर डेट वाले पे मत जाओ। इक्विटी वाले को बोलो पैसा दो, हम आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ और वेल्थ मैक्सिमाइज़ करके दे सकते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, टैक्स इम्प्लीकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क होता है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो मैंने कल भी बात किया था, और या फिर आप समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट इंटरेस्ट, टैक्स शील्ड। तो वहाँ पर जो टैक्स शील्ड है ना, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स भी लगता है, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसमें बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट उसको मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप टैक्स इम्प्लीकेशन देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टैक्स इम्प्लीकेशन है। लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट की तरफ से कभी-कभी आ जाता है कि आप डेट में इससे ज़्यादा पैसा नहीं उठा सकते, या डेट से ज़्यादा है ना इक्विटी का आता है, कि इक्विटी शेयर होल्डिंग जो है ना, वो उसका परसेंटेज प्रमोटर के केस में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, या नॉर्मल इक्विटी शेयर जो है वो इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ऐसे केसेस आते हैं, ये टाइम टू टाइम सेबी की तरफ से भी आता है, कंपनीज एक्ट की तरफ से भी आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्लेक्सिबिलिटी नीड्स, फ्यूचर फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप फ्लेक्सिबल तो होना चाहिए। एबिलिटी टू रेज एडिशनल फंड्स व्हेन नीडेड, एडिशनल फंड कैसे रेज होगा, राइट इशू से भी हो सकता है,
राइट इशू से भी हो सकता है, एफपीओ से भी हो सकता है, फर्दर आप डेट भी उठा सकते हैं एंड उसके लिए फिर ये देखा जाएगा, रेटिंग एजेंसी चेक करेगी कि आपका पहले पेइंग कैपेसिटी कैसा था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटेबिलिटी रिस्क, क्रेडिट कैसा है, क्रेडिट पेमेंट करने की आपकी ताकत कितनी है, राइट? उसके बेस पे डिसाइड होता है कि कंपनी फर्दर पैसा मार्केट से उठा सकती है कि नहीं। पहले जितना पैसा उठाया वही नहीं दिया गया तो फर्दर पैसा उठाने दिया जाएगा क्या? नहीं दिया जाएगा सर। कंट्रोल कंसिडरेशन, इम्पैक्ट ऑन ओनरशिप डाइल्यूशन, ओनरशिप डाइल्यूशन पता है, डाइल्यूशन को समझाने के लिए एक सिंपल सा बात है। 10 इक्विटी शेयर होल्डर थे, कंपनी 100 रुपया कमा रही थी, एक शेयर होल्डर को कितना मिल रहा था सर? 10 मिल रहा था, राइट 10 मिल रहा था। अभी उसी में क्या किया गया, कैपिटल का अमाउंट सेम रहा, बट यहाँ पे हो गया 8 प्लस 2, 2 डेट हो गया, 8 इक्विटी हो गया। अब 100 में से 8, ये जो 100 प्रॉफिट है इसमें से आपका टैक्स भी चला जाएगा, इस 100 में से आपका क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट का पैसा चला जाएगा। तो 100 में से मान लो इंटरेस्ट का अमाउंट आपका चला गया, एक एग्जांपल लेते हैं हम, 20 रुपया चला गया। तो ये 80/8 थोड़ा और भेज देते हैं इसको, 30 माइनस करवा देते हैं, इंटरेस्ट रेट जो भी था उससे 30 माइनस हो गया, तो ये हो गया 70। अब 70 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 8 8 8 64, 8 9 72, तो लेस देन 9 आ जाएगा। तो पहले एक शेयर होल्डर को जहाँ अर्निंग पर शेयर 10 मिल रहा था, अभी लेस देन 9 मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग डाइल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड इक्विटी। क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड इक्विटी। खाली यही समझ लीजिए, एक क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, 10 पूड़ी आई थी तो चल गया। अभी उसी 10 पूड़ी को प्रमोट करने के लिए 12 बच्चे आ गए, तो अब क्या सबको एक पूड़ी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, ये डाइल्यूशन हो गया। कंपनी को पैसा उठाना था, इक्विटी के बदले डेट किया, या अपने पुराने इक्विटी वाले को ही बोला भैया अब तुम है ना एक काम करो, डेट वाले को बोला कि तुम एक काम करो मेरे से इक्विटी ले लो, तो वहाँ पे इक्विटी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हमको समझना है। ये आपने पढ़ा होगा, पक्की बात है, अगर हम लोग ने जब डब्ल्यूएसीसी किया होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि डाइल्यूशन के ऊपर भी बात हो रहा था। वोटिंग राइट्स एंड मैनेजमेंट कंट्रोल, डेट वाले के पास वोटिंग राइट होता है क्या? नहीं होता है, इक्विटी वाले के पास होता है। और इस कारण से कभी-कभी कंपनियाँ चाहती है कि ज़्यादा वोटिंग राइट नहीं चला जाए मार्केट में, तो क्या करती है कंपनी कि डेट ज़्यादा से ज़्यादा लेना पसंद करेगी इंस्टेड ऑफ इक्विटी। इंडस्ट्री नॉर्म्स, टिपिकल कैपिटल स्ट्रक्चर इन इंडस्ट्री कंपैरिजन वाइज, जैसे हमने बात किया कि अगर एक रियल एस्टेट वाली इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं तो उनका ही पैटर्न जो है, पूरी इंडस्ट्री का पैटर्न फॉलो करती है बाकी की कंपनी, जनरली ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्वियस है, तभी वो एक, आप एक इंडस्ट्री में है तो इंडस्ट्री के हिसाब से चलेंगे ना, आप अलग से तो चल नहीं सकते, राइट? ऐसा तो होगा नहीं कि आपके घर जल्दी-जल्दी बिक रहे हो, जल्दी-जल्दी बन भी रहे हैं, जल्दी बिक भी रहे हैं और जल्दी पैसा भी आ जा रहा है, बिकॉज़ इट्स अ कॉमन कॉमन अंडरलाइंग एसेट। कॉम्पिटिटिव फाइनेंसिंग पैटर्न, जो बात अभी-अभी हम कर रहे थे, कंपटीशन के भी फाइनेंसिंग पैटर्न्स को ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड व्हेन डिटरमाइनिंग अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर? फाइनेंशियल लिवरेज किस पे जाना है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम लोग बात करेंगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब शेयर शेयर के ऊपर ट्रेडिंग करना नहीं होता। पहले इसको दिमाग में रख लो। शेयर मार्केट वाला ट्रेडिंग करना को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं बोलते हैं। इसको दिमाग से निकाल लो आप अपने, राइट? तो यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू इनहेंस इक्विटी रिटर्न, आप फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे भी बताऊं, एक आदमी को 100 रुपए का ज़रूरत था। ए और बी दोनों उसके दोस्त थे। ए क्या बोला? बोले एक काम करना भाई, मैं तेरे को पूरा 100 रुपया दे देता हूँ फंडिंग। वेरी गुड। बी बोला भाई मैं तेरे को ना डेट दूँगा बट 100 रुपया। अब दोनों में क्या फ़र्क? बी बोला मेरे को है ना सिर्फ़ 10% चाहिए साल का। बोला ठीक। ए से पूछा, ए क्या बोला? ए बोला मेरे को ना 10% नहीं चाहिए, मेरे को तेरा प्रॉफ़िट है ना प्रॉफ़िट, उसका 10% चाहिए। अब क्या होगा, एक समय के बाद जब बिज़नेस नॉर्मल चलता है ना, तो ये अच्छा लगेगा। कौन अच्छा लगेगा? ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। जब बिज़नेस बहुत बढ़िया चलने लग जाएगा ना, तब ये लगेगा अरे यार! ये बढ़िया था, डेट है, 10% ही देना था खाली, राइट? और शुरुआत में क्योंकि आपको प्रॉफ़िट नहीं हो रहा शुरुआती दिनों में, तब आपको ये अच्छा लग रहा है। सुनिए, शुरुआती दिनों में जब आप प्रॉफ़िट नहीं कमा रहे, आप लॉस में हैं, आप प्रॉफ़िट नहीं कमा रहे, आप प्रॉफ़िट नहीं कमा रहे, तब आपको ये इक्विटी अच्छा लगेगा। लेकिन जब आपका यहाँ पे डेट के केस में आपको कब खराब लगेगा? जब आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तब आपको ये लगेगा कि अब क्या किया जाए, अब बेस्ट चीज़ है कि अच्छा है सिर्फ़ 10% ही देना था, वो भी अमाउंट के ऊपर। इक्विटी में दिक्कत क्या हो रहा है? प्रॉफ़िट जितना कमा रहे हैं ना, उसके ऊपर आपको एक बड़ा अमाउंट देना पड़ रहा है। तो ये जो 10% है ना, सुनने में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन ये अमाउंट कैन बी
बिगर, 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 मोर। तो इनिशियल स्टेज में जब आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, तो इक्विटी अच्छा ऑप्शन लगता है। जब आप सॉरी, डेट अच्छा लगता है, राइट? मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट लेस है, तो आपको इक्विटी अच्छा लगेगा। प्रॉफिट बढ़-बढ़ के हो रहा है, बढ़-बढ़ के हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, तब आपको डेट अच्छा लगेगा। तो ये एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। रिस्क इनकम कंट्रोल ट्रेड ऑफ। इक्विटी इन्वॉल्व्स हाई रिस्क बट ऑफर्स कंट्रोल। इक्विटी हाई रिस्क है, किसके पर्सपेक्ट से? दोनों के पर्सपेक्ट से, शेयर होल्डर के पर्सपेक्ट से भी और कंपनी के पर्सपेक्ट से भी, क्योंकि उसको बहुत बड़ा अमाउंट एज अ डिविडेंड देना पड़ सकता है। बट कंट्रोल दिया जाता है, इनकम पोटेंशियल हाई है। कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग राइट, वोटिंग राइट। डेट रिड्यूसेस कंट्रोल बट प्रोवाइड टैक्स एडवांटेज। डेट क्यों अच्छा लगता है? टैक्स एडवांटेज है। टैक्स की एडवांटेज मतलब इंटरेस्ट का हम टैक्स डिडक्शन ले लेते हैं, डिडक्शन में अलाउ हो जाता है। ऑपरेटिंग लिवरेज। कंपनी विथ हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, बहुत ज़्यादा खर्चा ऐसा ही है जो फिक्स्ड है, कंट्रोल नहीं है। तब वहाँ पे क्या होता है कि कंपनीज विथ हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लिमिट डेट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका फिक्स कॉस्ट हाई है, फिक्स कॉस्ट हाई है, ऊपर से आप डेट पे पैसा ले रहे हैं। डेट का जो इंटरेस्ट है वो फिक्स कॉस्ट होता है या वेरिएबल होता है? वो और फिक्स कॉस्ट है सर। तो एक तो करेला फिर नीम चढ़ा, ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट का दबाव, ऊपर से डेट का भी रिपेमेंट, वो भी अपने आप में फिक्स कॉस्ट है, राइट? फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कभी-कभी उसको बोलते हैं, राइट? तो वो इस केस में आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखना पड़ता है। ईबीआईटी माइनस ईपीएस एनालिसिस। स्टडी shows earning per shares varies with earning before interest and tax under different financing plans। ये बात हम लोगों ने यहाँ पे भी किया था, ये वाला जस्ट सेकेंड, यहाँ पे ये जो है ना इस जगह पर, तो ईबीआईटी और ईपीएस इसका रिलेशन है। तो ये जो है ना, ये इंटरेस्ट एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, ये इंटरेस्ट एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, इसी का ध्यान रखना है हमें को, इसी का ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर ये एक बड़ा फैक्टर के तौर पे काम करेगा, जिसको हम लोग इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। इस पे सर ईबीआईटी स्टडी शो हाउ अर्निंग पर शेयर वेरीज। आपका इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा आपका, राइट? वापस से सेल्स सीधा ईबीआईटी पे आते हैं। ईबीआईटी 100 रुपये है, दूसरे केस में भी 100 रुपये है। आपका पहले केस में डेट बहुत बड़ा उठाया हुआ है, डेट बड़ा उठाया हुआ है तो इंटरेस्ट भी मान लीजिए 30 रुपया जा रहा है। दूसरे केस में इंटरेस्ट कम उठाया हुआ है, ये आपका डेट कम उठाया हुआ है, इंटरेस्ट का सिर्फ 10 रुपया जा रहा है, तो 100 में से 30 गया 70, 100 में से 10 गया 90। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर क्या होगा? कम होगा। इस पॉइंट को हम लोगों को समझना है। आई होप क्लियर होगा, राइट? तो इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट इज चीपर जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स डिडक्टिबिलिटी बट इंक्रीज रिस्क। कौन सा रिस्क? क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क कैसे सर? नहीं पेमेंट कर पाए तो मार्केट में नाम बदनाम हो जाएगा कि इंटरेस्ट ही पेमेंट नहीं कर पाए, तो आगे जाकर भाई साहब क्या जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कहाँ से पे कर पाएंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल डब्ल्यूएसीसी को एम टू मिनिमाइज वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो ऑब्वियस है सर, जब भी कॉस्ट का बात होगा तो सीधा कॉस्ट का दूसरा नाम ही मिनिमाइजेशन है। कंट्रोल कंसिडरेशन मोर इक्विटी डायल्यूट्स ओनरशिप कंट्रोल। ऑब्वियस है, ज़्यादा इक्विटी जब आप इशू कर देंगे तो 100 में से क्या पता चला 70 ही अगर आपका शेयर होल्डर प्रमोटर का था, अब आपने बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर दे दिया, एक दिन ऐसा आ जाएगा 30% ही आपके पास बचा और 70% शेयर होल्डर के पास, और 70% जब शेयर होल्डर बाहर वाले के पास चला गया तो आपका जवाबदेही उतना ही बढ़ता चला जाएगा। डायल्यूट हो गया, ये 70 से 30 हो गया, दैट इज डायल्यूट ऑफ ओनरशिप। Debt preserve control but requires required fixed obligation. Debt preserve control but require fixed obligation. कौन सा obligation? Interest payment का obligation. कौन सा obligation? Interest payment का obligation. कैश फ्लो स्टेबिलिटी पे बात करेंगे तो स्टेबल कैश फ्लो सपोर्ट हायर डेट कैपेसिटी। एक कंपनी है जिसको पता है हर महीने इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा इंटरेस्ट देना है, उसको दिक्कत नहीं है। अनइवन अगर इनकम का पैटर्न है ना, वहाँ दिक्कत हो जाएगा। वहाँ पे ये लगेगा कि भाई साहब डेट का पेमेंट कैसे होगा, क्योंकि डेट डेट का जो पेमेंट है उसको क्या बोलते हैं अपने? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्यों बोलते हैं, या फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हर महीना देना है। इक्विटी के केस में ऐसा नहीं है, डेट के केस में ऐसा है। वोलेटाइल अर्निंग्स वारंट कंजर्वेटिव डेट लेवल्स। वोलेटाइल अर्निंग्स वारंट कंजर्वेटिव डेट लेवल्स। कहीं ना कहीं वोलेटाइल अर्निंग्स फिर क्या है ना, आदमी को
डेट वाले जो लेवल्स हैं, वारंट कंजर्वेटिव डेट लेवल। कंजर्वेटिव डेट लेवल का मतलब होता है जहाँ पे आपके लिए थोड़ा-सा खतरा आ जाता है अपने आप पे। ये जो पॉइंट है कैश फ्लो, तो वोलेटाइल अर्निंग आता है तो फिर आपको लगता है कि भैया जो डेट वाले हैं ना, इनको बोल देते हैं सर आप भी एक काम करिए ना, कन्वर्टेबल इक्विटी ले लीजिए हमारा। हम आपको पैसा एक बार में इस तरीके से तो नहीं दे सकते, आप हमारे शेयर होल्डर बन जाइए। आगे आने वाले समय जब भी हम कमाएँगे डिविडेंड देंगे तो आपको मोटा डिविडेंड मिलेगा। ये किया जाता है, करते हैं लोग। कंपनियाँ करती है। सेल्स स्टेबिलिटी, फर्म्स विथ स्टडी सेल्स कैन हैंडल मोर फिक्स्ड चार्ज फाइनेंसिंग। मतलब सेल्स देखो कहीं भी फिक्स्ड है, ऐसे समझ लो फिक्स्ड डेट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। अगर आपकी कमाई फिक्स्ड है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। इक्विटी लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इक्विटी वहाँ पे अच्छा लगता है जहाँ पर आपका इक्वालिटी नहीं है। ऐसे याद कर लो, इक्वालिटी नहीं है कमाई में, हर महीने सेम कमाई नहीं आ रही है, राइट? या कमाई का ज़रिया जो है वो एकदम परफेक्ट नहीं बैठा हुआ है, वहाँ पर लोग इक्विटी को पसंद करते हैं। लेकिन अगर फिक्स्ड सेल्स है, अमूमन स्टेडी सेल्स है, फिक्स्ड सेल्स तो हो नहीं सकता, अमूमन एक एक स्टेडी सेल्स है, या तो उस केस में आप फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि डेट है वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। कंपनी साइज, लार्जर फर्म एक्सेस डाइवर्स फाइनेंसिंग ऑप्शन मोर इजीली। लार्जर फर्म जनरली ऐसे भी इक्विटी की तरफ ज्यादा जाती है, उनको और भी बैंक्स क्या, उनको तो फिर डेट बॉन्ड्स एफआईआई इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह भी पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हैं। छोटे फर्म को ज्यादा दिक्कत आता है, वो बेचारे फिर एमएसएमई लोन वगैरह की तरफ भागते रहते हैं। लीगल एंड टैक्स फैक्टर, इंटरेस्ट टैक्स स्टिल मेक्स डेट अट्रैक्टिव, कंप्लायंस विद सेबी इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग पॉलिसीज हम बात कर चुके हैं। फाइनेंसिंग पर्पस, लॉन्ग टर्म एसेट्स है तो इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट में जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए बोरोड फंड्स में जाना चाहिए। मार्केट कंडीशन, इंटरेस्ट रेट ट्रेंड, अगर मार्केट कंडीशन में इंटरेस्ट रेट अगर घट रहा है तो आपके लिए फेवरेट होगा डेट। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा तो आपका फेवरेट हो जाएगा इक्विटी। इन्वेस्टर रिस्क एपिटाइट, इन्वेस्टर रिस्क एपिटाइट अगर हाई है तो इक्विटी इशू करो, उसको बोलो भाई इक्विटी ले ले। इंटरेस्ट इन्वेस्टर रिस्क एपिटाइट अगर लो है तो फिर अपने क्या करेंगे, अपने बोलेंगे भैया डेब्ट में चले जाओ ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट? तो वहाँ पर वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इन्वेस्टर रिस्क एपेटाइट अपने आप में एक बहुत ब्रॉडर टर्म हो जाता है। कभी-कभी इन्वेस्टर आपके पास आता है ये सोच के कि आप उसको ज़्यादा-ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ आता है, आप ज़्यादा-ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं उसको, राइट? कंपनी का हालात बहुत बढ़िया है। उस केस में जब उसका एक्सपेक्टेशन हाई रहेगा ना, तो कंपनियाँ इसमें भी एक दिमाग लगाती है। फिर बोलती है यार इतना हाई एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाए तो मार्केट में गुडविल खराब हो जाएगा। तब फिर कंपनी क्या करती है, डेट की तरफ चली जाती है। तो ये 2 पर्सपेक्ट पे काम होता है, बट मैंने आपको दोनों बता दिया कि कंपनी किस-किस एंगल से देखती है। कंपनी देखती है कि अगर हायर एक्सपेक्टेशन है, तो इस ब बेहतर रहेगा कि एक काम करो, डेट इश्यू कर दो, डेट से पैसा ले लो। लो है तो उसको बोलो, वो चाह ही रहा है 5%, अब उसको 5% के बदले का 12% का डिविडेंड मिल गया या 12% का वैल्यू क्रिएशन मिल गया, ही विल बी मोर हैप्पी। तो मेरे ख्याल से इसको अपने ना ये ज़्यादा अच्छे तौर पे ले लेते हैं इसको। हाँ, प्लीज़ प्लीज़ नोट डाउन। इसको अपने इस एंगल से ज़्यादा बढ़िया तरीके से ले लेते हैं। किसके एंगल से सर? एक्सपेक्टेशन अगर हाई है तो डेट इश्यू कर दो। एक एक्सपेक्टेशन अगर लो है तो फिर इक्विटी इश्यू करो। ये ई फॉर एक्सपेक्टेड, ये ई इज एक्सपेक्टेशंस, राइट? इंडस्ट्री नॉर्म्स, कैपिटल स्ट्रक्चर वेरी बी बाय सेक्टर। ये हमने पहले भी बोला कि सीमेंट सेक्टर है तो अलग तरीके से उनका एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पैटर्न होगा। रियल एस्टेट का एक सेक्टर है तो वो अलग तरीके से सोचेंगे। एफएमसीजी है तो वो अलग-अलग तरीके से सोचेगा। तो ये अलग-अलग सेक्टर अलग-अलग तरीके से सोचें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये फिलहाल 2 क्वेश्चंस को हम लोगों ने अभी पढ़ा, देखा, समझा। व्हाट इज़ ट्रेडिंग इन इक्विटी? अभी बात किए थे हम लोग कि ईबीआईटी 100, ईबीआईटी 100, और यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरा भी 100, डेट उठाया गया ज़्यादा, राइट? अब यहाँ पर क्या है, कंपनी का इस ट्रेडिंग इन इक्विटी में कंपनी का डेट पे गेम है। डेट पे गेम तो ऑब्वियस है सर, वो तो है ही कि डेट में आपको इंटरेस्ट का फ़ायदा मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, कितना बच रहा है। मान लो डेट कंपनी ने उठाया, एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम 50 का, 50 का। 50 के ऊपर में उसको यहाँ पर भी आपका ये देना पड़ा, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट मान लो 5, राइट? 95, 95 पे अब जो बच रहा है वो कहीं न कहीं इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच रहा है। मान लो इसमें से भी हम 45 या 50 माइनस कर देते हैं या 35 माइनस कर देते हैं।
ये ईपीएस। यहाँ पर क्या है, उसका हाई कॉस्ट है, 10 दे रहा है, 90 बचा, 35 माइनस हो गया, 35 अप्रॉक्स पकड़ रहा हूँ, अप्रॉक्स नहीं हो सकता, नॉट या आपको ये पकड़ना पड़ेगा, 100 में से 35%, यहाँ पे भी अगर करीब-करीब 35 पकड़ते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर सर वो आ जाएगा 5, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 3 गया 5, ईपीएस फ़र्क पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर फ़र्क पड़ेगा। तो ये अर्निंग पर शेयर जो फ़र्क पड़ रहा है ना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, पूरे लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल टू इंक्रीज द अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इट वर्क्स व्हेन ए कंपनी अर्न्स मोर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है प्लीज, कंपनी अर्न्स मोर ऑन बोरोड फंड देन व्हाट इज पेज एज इंटरेस्ट। कंपनी अगर, ये देखिए दिया है, कंपनी टेक्स डेट 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से डेट उठाया है, रेट पे पैसा उठाया है, और कंपनी को फायदा हो रहा है 15%, तो ये जो 5% एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये किसका है? ये शेयर होल्डर का है। द 5% डिफरेंस बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो ईपीएस इंक्रीज होगा बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, सेम प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फ्यूअर इक्विटी शेयर्स इफ डेट रिप्लेसेस इक्विटी। जो सेम प्रॉफिट है वही आपके इसमें पूरे एग्जांपल के साथ बहुत बढ़िया से दिया गया है। 10 लाख, 2 लाख आपका ईबीआईटी बचा, मान लीजिए टोटल कैपिटल 10 लाख था, ईबीआईटी 2 लाख है, टैक्स परसेंटेज 30% है, नेट प्रॉफिट 1.4 लाख है, ईपीएस 14 रुपये आया। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए, राइट? सर फिर भी एक बार बता दीजिए ना, ईबीआईटी 2 लाख, इसमें से टैक्स का 30%, दैट इज क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट का कितना पैसा था, कुछ बोला क्या? इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट कुछ था ही नहीं सर यहाँ पर, तो इंटरेस्ट तो यहाँ पर बचा 2 लाख। अभी 2 लाख जो है, 2 लाख और टैक्स जो गया 0.6, तो बचा 1.4, 1.54 लाख को हम लोगों ने 10,000 इक्विटी शेयर्स में बांट दिया, तो ये करीब करीब 14 रुपया का अर्निंग पर शेयर आया। दूसरे केस में क्या हुआ, हमने वहां पर डेट उठाया, तो आपका ये जो 2 लाख सेम ही था, लेकिन इसमें से 0.5 माइनस हो गया, दैट इज 1.5। टैक्स का अमाउंट, आपका टैक्स का अमाउंट कितना था? 30%। यहाँ पे भी टैक्स का अमाउंट सीधा सीधा डाल दिया गया, दैट इज द 45,000 0.45, 1.05, 1.05 जैसे ही आया, तो आपका ये 1.05 आपके कितने शेयर होल्डर, क्योंकि अब शेयर होल्डर का नंबर भी कम हो गया, 5 लाख इक्विटी, 5,000 शेयर दिया गया और 5 लाख रुपया डेट में उठाया गया, तो 1.05 डिवाइडेड बाई 5 लाख को अगर आप करते हैं तो एक एक इंसान के हाथ में 21 रुपया पर शेयर आता है। तो कितना ट्रेडिंग और इक्विटी, जब आपका माहौल बढ़िया हो तो इक्विटी के ऊपर काम कर जाओ, डेट इशू कर दो, फ़ायदा मिलेगा, अर्निंग पर शेयर। तो इक्विटी शेयर होल्डर भी साथ में रह गया, डेट भी साथ में रह गया। ये डिफरेंट ऑप्शंस में जब आप देखेंगे कि क्या-क्या है, किस-किस अमाउंट से हम कितना डेट ले लें, तो वहाँ पे जनरली कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है कि मेरे को उठाना है, और आपने सब में किया होगा कि मेरे को उठाना है 10 लाख रुपया, ये एक कॉम्बिनेशन है कि पूरा इक्विटी में उठा लूँ, ये एक कॉम्बिनेशन है कि इक्विटी प्लस डेट में उठा लूँ, ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है कि डिफरेंट इक्विटी और डेट के रेशियो में उठा लूँ, या फिर पूरा-पूरा पैसा डेट में उठा लूँ। इस तरीके के सम आपने किए होंगे, और इससे ये एग्जाम्पल पूरा क्लियर हो गया कि जब आप एक फेवरेबल कंडीशन में हो, फेवरेबल कंडीशन बोले तो जब आपका कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन रिटर्न ऑन, या ऑन रिटर्न, तो आपका जो कॉस्ट है वो लेस देन रिटर्न है, उस केस में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डेट पे पैसा उठाइए, तो बाकी का पैसा जो है वो अर्निंग पर शेयर को बढ़ाएगा, अर्निंग पर शेयर को बढ़ाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को खुश रख पाएगा, उसी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं, राइट? तो की पॉइंट्स, एपीएस इंक्रीजेस फ्रॉम 14 टू 21 ड्यू टू डेट, वर्क्स व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। बेनिफिट्स, एक तो टैक्स सेविंग भी होगा इंटरेस्ट पे, पहले आपको टैक्स सेविंग नहीं मिल रहा था, आपने पूरा पूरा पैसा क्या किया था, पूरा पूरा पैसा किस पे उठा लिया था? इक्विटी पे उठा लिया था। यहाँ पर आपने पैसा 5 लाख इक्विटी पे उठाया, और 5 लाख था ना, हाँ, 5 लाख इक्विटी पे उठाया, 5 लाख डेट पे उठाया, तो आपको एक तो इसका क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट का भी फायदा हुआ। एंड नेक्स्ट इज द लेवरेजिंग अदर्स मनी। इक्विटी में जब आप पैसा उठा रहे हैं, आप लिवरेज कर रहे हैं, आप बाहर वाले का पैसा उठा रहे हैं, आप डेट पे पैसा उठा रहे हैं, राइट? तो एक ही आपको लिवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। लिवरेजिंग का मतलब एक और भी अच्छा क्या हो जाता है, आप किसी एक पार्टी से बहुत बड़ा पैसा लेते हैं, 10 लाख रुपया का उधार, अगर वो थोड़ा-सा डाइल्यूट भी हो जाता है ना, तो वो आपके कुछ रिस्क को बचाता है,
आपको अगर एक ऑप्शन मिले कि ₹100 दो दोस्त से उधार ले लो या ₹100 सिर्फ एक दोस्त से उधार ले लो, तो जनरली इट्स क्वाइट ईज़ी टू 50-50 रुपए करके हम 2 दोस्त से ₹100 की उधारी ले लें। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। हाँ, रिस्क कहाँ है? प्रॉफ़िट फ़ॉल्स अगर हो जाएगा ना तो डेट बर्डन रिमेन्स, क्योंकि क्या आपने क्या ले लिया? फिक्स्ड कॉस्ट का झमेला ले लिया, तो आपको वहाँ पे एक लफड़ा बढ़ जाएगा। टू मच डेट इंक्रीज़ बैंक्रप्सी रिस्क, बहुत ज़्यादा अगर आपने डेट पे पैसा उठा लिया, तो वहाँ पे फिर बैंक्रप्सी रिस्क आपका बढ़ जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस पे अगर हम बात करें, हमने बताया भी था आपको, सेल्स से जो कहानी शुरू हुई थी वो ईबीआईटी और ईबीआईटी के बाद टैक्स वगैरह देने के बाद ईपीएस। तो यहाँ पर ये जो 1, 2, 3, ये जो 3 है ना इम्पोर्टेंट फैक्टर, इनको आपस में जोड़ा गया है। EBIT EPS analysis is an important tool in financial management that helps companies decide their optimal capital structure by examining the relationship between earnings before interest and tax and earning per share। क्योंकि यहाँ पर ना आई और टी का एक बड़ा रोल होगा और उस आई और टी में भी बड़ा रोल हो जाता है इंटरेस्ट का। स्टडीज हाउ डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स ईपीएस एट वेरियस ईबीआईटी लेवल। सम आता है आपके, इसी सम के साथ ही ये चिपका के दे दिया जाएगा ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एम्स टू फाइंड द फाइनेंसिंग मिक्स, कौन सा फाइनेंसिंग मिक्स बेस्ट होगा मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर, इसके ऊपर, क्योंकि डेट वाला तो कभी आपको ये पूछेगा नहीं कि मेरे को कितना दे रहा है, आपका ये कंपैरिजन इक्विटी वाला पूछता रहेगा। लास्ट ईयर तो डिविडेंड आपने 25% दिया, इस पर 10% ही दिया। तो अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना कहीं ना कहीं गोल रहता है, तो इसके पीछे ये चीज काम करता है। तो कैलकुलेशन क्या होता है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। ईपीएस ऐसे निकलता है, ईबीआईटी से आप क्या माइनस कर देते हैं? इंटरेस्ट, तो बचता बचता आपका क्या है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ऐसे भी वो आपका क्या बचेगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट? वहां से आपने क्या किया? इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आप क्या करते हैं? यहाँ पर टैक्स वाले अमाउंट को एडजस्ट करते हैं, टैक्स वाले अमाउंट को एडजस्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स का जब करते हैं तो अर्निंग पर शेयर आपके लिए निकल के आ जाता है। ईबीआईटी लेवल्स वेयर ईपीएस इज सेम फॉर, ये सम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पक्का सॉल्व किया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट क्या कॉम्बिनेशन लिया जाए कि अर्निंग पर शेयर सेम आ जाए डिफरेंट फाइनेंशिंग ऑप्शंस के लिए, और वहां पर आप ये एडेड, तो ये एक तरीका है। कौन सा? ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस एक तरीका है जहां से आप ये देखते हैं कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर का मोड आपके लिए बेहतर हो सकता है। हेल्प आइडेंटिफाई व्हेन डेट बिकम प्रेफरेबल टू इक्विटी और वाइस वर्सा, आपको ये सोचने में, आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि किस जगह पर आकर आप डेट को प्रेफर कर सकते हैं इक्विटी के मुकाबले, या फिर कभी इक्विटी को प्रेफर कर सकते हैं डेट के मुकाबले। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पर नहीं जाना, अगर याद हो जाए तो लग रहा कि टाइम नहीं है आपके पास, तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। एडवांटेज, सिंपल एंड इफेक्टिव कंपेरिजन टूल, तो सिंपल को गोला मारो। हेल्प मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू थ्रू ईपीएस, प्रोवाइड क्लियर डिसीजन पॉइंट फॉर फाइनेंसिंग चॉइसेस, और आप ये सम करते आए हैं कंपैरिजन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम भी बनता है। इग्नोर रिस्क एसोसिएटेड विद हायर डेट, उस समय ये रहता है कौन सा कॉम्बिनेशन बेहतर है, और वहां पे कभी कभी आप हायर डेट को इग्नोर कर देते हैं। डजेंट कंसिडर डायल्यूशन फ्रॉम न्यू इक्विटी इश्यूज, ये इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करता है, डायल्यूशन पे हम बात कर चुके हैं। मे सो अनरियलिस्टिक नेगेटिव ईबीआईटी सिनेरियोज, राइट? ओवरलुक इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग, कभी कभी डेट फाइनेंसिंग के अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है डेट का। जब आप डेट उठाते हैं तब आपको कई सारे प्रोसीजर से जाना पड़ता है, कंप्लाइंसेस से जाना पड़ता है, जनरली आप उसको ओवरलुक करते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक हिडन कॉस्ट होता है। मतलब आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 80 लाख उठा रहे हैं ना, उस 80 लाख के अंदर आपको भी आइडिया होगा, पर्सनल लोन में भी एक बड़ा अमाउंट आपका कहीं न कहीं ना इंश्योरेंस के अंदर में या प्रोसेसिंग फीस बोलकर या फलाना ढिमकाना बोल के ले लिया जाता है। तो आप इम्प्लिसिट कॉस्ट भी वहाँ पे बेयर करते हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये है, ये एक सामने एक वो मैंने लेने का कोशिश किया था कि 20 करोड़ रुपए ही है, 20 करोड़ रुपए में इंटरेस्ट कोस्ट कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं लिया गया। 14 करोड़ आप कमाए टैक्स देने के बाद, 14 करोड़ में आपका ईपीएस 2.80 का बना। वाइल ऑन द अदर हैंड जब आपने इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर रखा, मान लीजिए, राइट, आपने क्या किया, एक 50 करोड़ का आपका जो लोन था उसके ऊपर 7% इंटरेस्ट रेट दिया, तो 20 करोड़ में से 3.5 करोड़ माइनस हो गए। उसके ऊपर में आपने फिर वो टैक्स दिया, तो 11.55 करोड़ के हिसाब से आपका ईपीएस 2.31 हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ऑप्शन वन रिजल्ट्स इन ए हायर ईपीएस कंपेयर टू ऑप्शन टू,
at an EBIT of 20 crore. This suggests that under this specific condition issuing equity is the better financing strategy. क्यों सर? एक तो आपने अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा के रखा, फिक्स कॉस्ट जो डेट का फिक्स कॉस्ट देने का है वो भी झमेला आपका कम हो गया। आपके पास ईबीआईटी तो 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ के ईबीआईटी पर किस कॉम्बिनेशन से पैसा उठाया जाए, ये चीज़ आपको ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस बताता है और उसके अंदर एक ही मोटो रहता है, ईपीएस को बढ़ाना। तो ईपीएस को बढ़ाने का मौका भी यहाँ मिला। देखा जाए तो आप डेट पे भी नहीं गए, राइट? डेट पे नहीं जाना फ़ायदेमंद ही हुआ ना, नहीं तो आपका फिक्स कॉस्ट चला जाता। ये रहा, इंटरेस्ट का फिक्स कॉस्ट चला जाता। ये एक इम्पोर्टेंट एरिया हो गया जिसके कारण से ये सारा माहौल, मूड, मिजाज बदला, राइट? तो ये था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। डिविडेंड पॉलिसी बहुत ईज़ी है क्योंकि कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। वॉल्टर मॉडल के ऊपर में बात करते हैं, सामने है। नाम आपको याद करना है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। इम्पोर्टेंट बात ये है, रिटर्न्स को आर से रिप्रेज़ेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को के से रिप्रेज़ेंट करते हैं। आर और के याद मत करिए, सीधा ये याद करिए कि वेयर द फर्म कैन अर्न हायर रिटर्न देन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसे लिख लीजिए, रिटर्न इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट। तब ओनली इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एजम्पशन है, ओनली इंटरनल फाइनेंसिंग, सॉरी, शेयर्स इशू नहीं करे, डिबेंचर इशू नहीं करे, कांस्टेंट है आपका रिटर्न एंड कॉस्ट। ऑल अर्निंग्स आर आइदर पेड एज डिविडेंड और फुल्ली री इन्वेस्टेड, राइट? इन्फिनाइट कंपनी लाइफ और फिक्स्ड अर्निंग पर शेयर और आपका डिस्ट्रीब्यूशन पर शेयर है, राइट? अर्निंग पर शेयर और डिस्ट्रीब्यूशन पर शेयर। इस केस में इनका जो फ़ॉर्मूला है वो क्या काम करता है, वो 3 सिनेरियो पे काम करता है। 3 सिनेरियो क्या करता है, एक होता है इनके हिसाब से ग्रोथ फर्म होता है, जहाँ पर रिटर्न जो है वो ज़्यादा है कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। तो बेस्ट टू रिटेन ऑल अर्निंग, तब वो बोलेगा एक काम करिए, ग्रोथ फर्म है, आप फिर ये बाँटिए मत, आप उसी में री-इन्वेस्ट करिए, कंपनी के वैल्यू को बढ़ाइए। एग्जाम्पल, टेक स्टार्टअप री-इन्वेस्टिंग प्रॉफिट टू ग्रो एट 15% व्हेन के इज़ 10%। आप फेवरेबल कंडीशन में हैं, आपको बोला जाएगा बिज़नेस में ही पैसा लगा के उसको बढ़ाइए। नॉर्मल फर्म्स, डिविडेंड पॉलिसी डज़ नॉट अफेक्ट शेयर प्राइस। अगर डिविडेंड पॉलिसी का शेयर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तब मैच्योर फर्म अर्निंग एग्जैक्टली इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमने एस को में बताया था ना कि मैच्योर फर्म जो है फिर उसको सोचने का ये मौका मिलता है कि अभी कुछ नया करे जहाँ पर अर्निंग ज़्यादा हो जाए कैपिटल के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। उस केस में वहाँ पर वो क्या करते हैं, ये नॉर्मल फर्म्स उसको डिसाइड करते हैं। सेकंड सिनेरियो, तो वहाँ पे क्या कोशिश करते हैं ना डिविडेंड देने का, सर देखते हैं उन लोग क्या करना चाहते हैं, रखते हैं। डिक्लाइनिंग फर्म, रिटर्न ही कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, शुड पे ऑल अर्निंग्स एज़ डिविडेंड। लॉलीपॉप, जो हमने कल भी बोला था, खुश करना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो भाग जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहीं न कहीं री-इन्वेस्ट करना है, जब एक कंपनी ग्रोथ वाली है। जब एक कंपनी नॉर्मल फॉर्म है तो आप रुक सकते हैं या फिर बाँट सकते हैं। ये हो जाएगा आपका नारे नाना 50-50, मतलब बाँट भी सकते हैं, थोड़ा ग्रोथ भी के लिए रख भी सकते हैं, तो रिटेंशन भी रख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। डिक्लाइनिंग फर्म के केस में यहाँ पर आपको एक ही बात बोला जाएगा, भैया सारा है ना बाँट दो, वरना शेयर होल्डर नाराज़ होके चला जाएगा। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर अर्न्स 5% व्हेन उसका कॉस्ट ही 8% है। तो 8% के कॉस्ट पे बेचारा 5% ही कमा रहा है तो क्या करेगा? आपको खुश रखने के लिए डिविडेंड ही देता रहेगा। ये वॉल्टर जी बोल के गए। सिंपल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, शोज़ रिलेशन बिटवीन आरके एंड डिविडेंड यूज़फुल फॉर। तो सर एक बार आप भी थोड़ा-सा समझा दीजिए ना। हाँ, चलिए कोशिश करता हूँ। आर जो है रिटर्न जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा है, तो भैया आप फिर कौन-सी फर्म हो गए? ग्रोथ फर्म हो गए। आप ग्रोथ फर्म हो गए तो यहाँ पे बोला जाएगा डिविडेंड मत दो। आर जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है, आप नॉर्मल फर्म हो गए तो आप है ना ये 50-50 कर सकते हैं, डिविडेंड दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। आपका रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, तो आप कौन से फर्म हो गए? डिक्लाइनिंग फर्म हो गए। आप कौन से फर्म हो गए? डिक्लाइनिंग फर्म हो गए। उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? पूरा डिविडेंड दे दो, पूरा डिविडेंड दे दो। अब इसको कहीं पे नोट कर लो और मेरे को पूरा डिविडेंड दे दो। क्लियर है? नेक्स्ट, यूज़फुल फॉर अंडरस्टैंडिंग वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है? यहाँ पे सिंपल सा एक बात आएगा, ग्रोथ क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन से पहला चैप्टर से जोड़ देगा कि कंपनी का रिटर्न बढ़िया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मुकाबले, कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है तो उसको डिविडेंड देना चाहिए या रीइन्वेस्ट करना चाहिए? आंसर हो जाएगा रीइन्वेस्ट करना चाहिए। उसी क्वेश्चन के साथ आप वॉल्टर मॉडल का भी रेफरेंस देके बात को आगे बढ़ा सकते हो। लिमिटेशन क्या है? ये अनरियलिस्टिक असम्पशन्स है।
बिकॉज़ इतना आसान नहीं है कांस्टेंट आर और के होना, ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है, राइट? बट अपने ज़माने में उन्होंने ये सोचा, ये कम नहीं सोचा, बहुत बड़ी बात थी। इग्नोर रियल वर्ल्ड फैक्टर लाइक शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस भी होता है, मार्केट कंडीशन भी होता है और टैक्स डिफरेंसेस भी होता है। हो सकता है कभी-कभी आपको लगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, वो ज़्यादा होने के बावजूद भी आपको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के गए। डेट में यही फ़ायदा है। क्या कौन-सा सर? ये इनकम टैक्स वाला जो फ़ायदा हो जाता है, राइट? एज्यूम्स ऑल अर्निंग्स कैन बी रीइन्वेस्टेड एट रेट आर, ये भी एज्यूम किया जाता है कि ये सेम रेट पे रीइन्वेस्ट किया जाता है, वो भी पॉसिबल नहीं है। उसको हम बोलते हैं रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। आपने कभी एफडी किया 10% में, ठीक है? आपका एफडी 2 साल के बाद मैच्योर हो गया और उस समय मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है। तो आपका एफडी अगर मैच्योर होके रीइन्वेस्ट होगा ना, तो अब आपको 8% ही मिलेगा। ये जो 2% है ना, उसको रीइन्वेस्टमेंट रिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर उसको? रीइन्वेस्टमेंट रिस्क बोलते हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें हमें देखने, सीखने और समझने को मिलेगी। ये इसका एक ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस है। डज़ नॉट कंसीडर रिस्क फैक्टर। सेवरल रिस्क फैक्टर्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, जिसको इस मॉडल ने कहीं न कहीं इग्नोर किया है। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल फैक्टर, सीधा-सीधा बात। फाइनेंशियल फैक्टर, लिक्विडिटी पोजीशन, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, डिविडेंड रिक्वायर क्या चाहिए डिविडेंड देने के लिए, क्या है? तो कंपनी क्या करे, सर डिविडेंड के तौर पे कोई कूपन नहीं आता है क्या? नहीं, नहीं, नहीं भाई, तेरे अकाउंट में पैसा आएगा, राइट? तो कंपनी एक्सेस वर्किंग कैपिटल नीड्स फर्स्ट, पहले वर्किंग कैपिटल को बचाना है। ऐसा ना हो खुशी-खुशी में पैसा बाँट दो, फिर दूसरे दिन बोले पैसा ही नहीं है हाथ में। प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट अर्निंग सपोर्ट रेगुलर डिविडेंड। जो पैसा वही बाँटेगा जो लगातार मेहनत कर रहा है, प्रॉफ़िट कर रहा है, स्टेबिलिटी के साथ कर रहा है। ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी, फर्म्स रिटेन मोर अर्निंग्स फॉर एक्सपेंशन इफ दे हैव हाई रिटर्न्स प्रोजेक्ट। एक फर्म को लग रहा है कि अगला 5 साल तक अगर डिविडेंड ना दे और जिस प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है वो अगर सक्सेसफुल हो गया, तो एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन होगा, बड़ा डिविडेंड मिलेगा। उस केस में भी वो फैक्टराइज़ किया जा सकता है कि ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी देखा जा सकता है। डेट ऑब्लिगेशन, लोन कन्वेंट्स में रेस्ट्रिक्ट डिविडेंड पे आउट। लोन का ही बड़ा पैसा है। सैलरी 5 तारीख को आता नहीं है कि 7 तारीख तक कितना ईएमआई भरना पड़ता है कि फिर क्या, तो घर वाले को मिठाई खिलाए। तो ये जो घर वाले हैं ना, जिनको मिठाई खिलाना है वो इक्विटी शेयर होल्डर हो गए और जिसको ईएमआई पे करना है वो डेट वाले हो गए। तो कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो डेट ऑब्लिगेशन अगर ज़्यादा होगा तो अब ये डिविडेंड वाली रेवड़ी नहीं बाँट सकते। लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कंपनी जस्ट प्रोविज़न ऑन कैपिटल मेंटेनेंस। कभी-कभी ब जैसे मैंने पहले भी बोला, आ जाता है कि आपको इतना ही आप शेयर इश्यू कर सकते हैं मार्केट में। आप डिविडेंड का रूल होता है कंपनी एक्ट का कि किस पैसे को ही आप डिविडेंड के तौर पे बाँट सकते हैं। आपने क्या किया, कमाई नहीं किया। आपने आप एक होता है ना, दोस्त लोगों के दिमाग में खुरापात चलता है, भाई ते मेरे को 10,000 रुपया दे हैं और तुम्हारी 10,000 रुपया में से वो तेरे को ही ना हर महीना हज़ार-हज़ार रुपया का इंटरेस्ट दे रहा है। उसी उसी 10,000 में से, और तब तक बाकी का 8,000, 7,000, 6,000 यूज़ करने का कोशिश करेगा। गुड प्रैक्टिस है क्या? नहीं सर। तो कंपनीज़ एक्ट भी ऐसा प्रैक्टिस करने नहीं देता। वो बोलता है कमाया तो ही डिविडेंड दे, अगर कमाई नहीं है तो डिविडेंड दिया ना तो सोच लेना, तुम कैपिटल से डिविडेंड नहीं दे सकता। डेट एग्रीमेंट, लेंडर्स में इम्पोज़ डिविडेंड पेमेंट लिमिट्स, लेंडर्स में इम्पोज़ डिविडेंड पेमेंट लिमिट कि कितना ही आप पेमेंट कर सकते हैं लिमिट वाइज़। बिज़नेस साइकिल, बूम पीरियड में क्या होता है, ज़्यादा डिविडेंड दे देता है। रिसेशन वाले हालत में क्या होता है, फिर आपका डिविडेंड थोड़ा कट करना शुरू हो जाता है। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, टैक्स कंसीक्वेंसेस, इन्वेस्टर में प्रेफर कैपिटल गेन्स ओवर टैक्सेबल डिविडेंड। इन्वेस्टर क्या चाहेगा, भैया कैपिटल गेन आ जाए, रिटेन्ड अर्निंग आ जाए ओवर टैक्सेबल डिविडेंड। तो टैक्सेबल डिविडेंड्स पे बड़ा टैक्स जब लग रहा है तो वो ये बोलेगा एक काम करो ना तुम, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरली कम टैक्स रेट लगता है, पता होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कम टैक्स रेट लगता है, राइट? पहले तो लगता ही नहीं था, अब लगना शुरू किया है, वो भी एक अमाउंट तक। तो वो आप ये मान के चलिए, उसको आप मिनिमल बोल सकते हैं पढ़ाई की भाषा में। तो वो क्या बोलता है, भाई एक काम कर, तुम डिविडेंड देगा। मैंने बताया था कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अभी हम लोगों को ही देना पड़ता है, शेयर होल्डर को। वो बोलता है भाई तू मेरे को ना डिविडेंड मत ही दे यार, तू ना वेल्थ क्रिएट करके दे। तो वेल्थ क्रिएट करके कल एग्जांपल क्या देखा था हमने कि 30,000 का एमआरएफ 1,50,000 हो गया। तो 30,000 का 1,50,000 हो गया, उसके ऊपर टैक्स देना है, वो भी नॉमिनल सा। वो मंज़ूर है। तो डिविडेंड देगा ना तो मेरे को ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, तो भैया एक ये फैक्टर आ जाता है। ओनरशिप स्ट्रक्चर, प्रोमोटर्स ऑफन प्रायोरिटाइज़ ग्रोथ ओवर डिविडेंड। जनरली प्रोमोटर्स भी चाहते हैं ग्रोथ की बात करना, जैसा हमने पहले भी कहा और बोला। स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, पास्ट डिविडेंड ट्रेंड कैसा रहा है, जनरली कंपनी उसको तोड़ना नहीं चाहती है। एंड बिलीव मी, पीएसयूज़ कंपनी जो होती है, कोल इंडिया,
भेल, ऐसी कई कंपनी जो जिसमें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होता है, वो दे आर ओनली फेमस फॉर डिविडेंड पे आउट। बिकॉज़ गवर्नमेंट का आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आए होंगे, तो गवर्नमेंट को जो बहुत कमाई का ज़रिया होता है ना, फिर वो यही इस टाइप की जो पीएसयू कंपनीज़ होती है, वो डिविडेंड देती है, उससे गवर्नमेंट का खर्चा चलता है, उससे आपका खर्चा चलता है कहीं न कहीं। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट फर्म विथ ईज़ी फाइनेंसिंग ऑप्शन में पे हायर डिविडेंड। जिनको बड़ा ईज़िली पैसा मिल जाता है, फट से क्या बोलते हैं आईपीओ लाया, फट से पैसा मिल गया, फट से और बिज़नेस को करने में मज़ा मिल रहा है, स्टेबल पॉलिसीज़ है, फाइनेंसिंग ऑप्शंस है, फर्म्स विद ईज़ी फाइनेंसिंग ऑप्शंस, वो हायर डिविडेंड देना पसंद करता है। इन्फ्लेशन, राइजिंग कॉस्ट में नेसेसिएट अर्निंग्स रिटेंशन, ये एक बड़ा फैक्टर है। राइजिंग कॉस्ट में नेसेसिएट अर्निंग्स रिटेंशन, फिर है ना कंपनियों को ये भी ध्यान देना पड़ता है कि डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट है, वो किस तरीके का है, तो स्ट्रैटेजिकली देखा जाता है। लगेगा कि लास्ट ईयर 10% दिए, इस साल भी अगर 9 या 10% ही देंगे ना, तो शेयर होल्डर उससे भी नाराज़ हो जाता है, भैया इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं कर रहे क्या? इंडस्ट्री नॉर्म्स, मैच्योर जो इंडस्ट्री है, उन लोग जनरली हायर डिविडेंड देता है। टेक स्टार्टअप या कोई स्टार्टअप अगर है, वो जनरली क्या करता है, रीइन्वेस्ट करता है फॉर द ग्रोथ। तो इस तरीके से सी और डी करते-करते हम कहीं न कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म कर दिए और डिविडेंड खत्म कर दिए, और इसके साथ वो सारी दिक्कतें जो आपके दिल-दिमाग में चल रही थी कि क्या हमसे हो पाएगा, तो वो दिक्कतें भी हमने आपके लिए खत्म कर दी। नेक्स्ट एडू ने खत्म कर दी, आलोक भैया ने खत्म कर दी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं जल्दी दोबारा। एक पार्ट और बचा है, उसको भी कवर करेंगे और जानेंगे कि क्या कैसे करके हम थ्योरी को प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। अब आपको लग रहा होगा तीसरे सेशंस के बाद में कि कई सारे प्रैक्टिकल का आंसर तो हमारे पास आता था, शब्द नहीं थे। तो अब शब्द भी मिल गए, चीज़ें भी आ गई आपके सामने, अब आप आराम से एग्ज़ाम में लिख पाएँगे। थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर।